समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के भिड़ंत की खबर सामने आ रही है और एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं। देखिए, आरोप लगा देने मात्र से चीजें नहीं हो जाती हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग इस तरीके का कृत्य करते हैं जिससे उनकी अप्रत्याशित पराजय को, जो सार्वभौमिक पराजय है समाजवादी पार्टी के खाते में लिख दी है उत्तर प्रदेश की जनता ने, उसे छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो इस तरीके का कृत्य करते हैं और फिर उसके बाद उसे हाईलाइट करते हैं कि सत्ता के दबाव में, सत्ता के प्रभाव में ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति में विश्वास रखती है। जहां तक मुरादाबाद का प्रकरण है, मेरे संज्ञान में है कि वहां पर समाजवादी पार्टी के जो नेतागण है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर, जहां मतदान केंद्र है उसके अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। इसको लेकर के कहा सुनी हुई। मतदान केंद्र के अंदर जाने का किसी का अधिकार नहीं है, वहां केवल वोटर जा सकता है या पीठासीन अधिकारी वहां पे रहता है वो जा सकता है। और किसी प्रकार की कोई शिकायत परेशानी है तो आप पीठासीन अधिकारी से करिए, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं होता है कि आप उसमें अंदर जाकर के आप मतदान को प्रभावित करने का काम करें। जो समाजवादी पार्टी के वहां के ब्लॉक प्रमुख हैं, उन्होंने वहां पे जाकर के मतदान को प्रभावित करने का प्रयास किया और जब उसमें असफल हुए तो उन्होंने वहां पर हंगामा किया और उनके कार्यकर्ताओं ने वहां उपद्रव किया। इसकी परिणति ये हुई कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उनका विरोध किया, डट करके विरोध किया। लोकतंत्र में विरोध करना जायज है और भारतीय जनता पार्टी ने उन समाजवादी पार्टी के उसी कृत्य का विरोध किया है और इसी में ही समाजवादी पार्टी के लोग अपनी हार को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। स्नातक शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट प्लानिंग तैयार की थी। क्या वो तैयारी इस बार चुनाव में पूरी तरीके से सफल हो पाएगी? एक बात मैं आपको बता दूं जी, आपको मैं एक सीट का जिक्र करके बताता हूं कि एक सीट है हमारी स्नातक एमएलसी कानपुर उन्नाव जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण पाठक जी चुनाव मैदान में है। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि इस सीट पर जब पिछली बार अरुण पाठक जी जीते थे और उससे पहले इस सीट पर 99 साल से ये कहा जाता है कि जब से विधान परिषद का गठन हुआ तब से इस सीट पर एक ही परिवार के व्यक्ति का कब्जा था और उस कब्जे को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और यही पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। परिवारवाद के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर के आवाज बुलंद करती है, क्योंकि हम इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है हमारा नजरिया। हम परिवारवाद को बढ़ावा देने में विश्वास रखने वाले राजनीतिक दल है नहीं। अभी आपने समाजवादी पार्टी की कल आई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची देखी होगी इसमें आदि, आप देख लीजिए। चाचा हैं, दोनों चाचा शामिल हैं, भतीजा शामिल है और उनका भाई शामिल है। आप ये देखिए समाजवादी पार्टी की स्थितियां क्या हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और उनकी राजनीतिक पार्टी के अंदर। तो परिवारवाद में घिरे हुए राजनीतिक दल जब इस तरीके के प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो जनता उन पर हंसती है, क्योंकि ये वही समाजवादी पार्टी है जब आपको याद हो श्रीमती डिंपल यादव जी का निर्विरोध नामांकन कराने के लिए समाजवादी पार्टी ने गुंडई की पराकाष्ठा कर दी थी स्नेहा जी। ये पूरे उत्तर प्रदेश में देखा था और मुझे लगता है कि आज समाजवादी पार्टी की जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं उनके अपने कर्म कांडों की वजह से हैं और उनके अपनी कुकृत्यों की वजह से हैं। तो समाजवादी पार्टी को लेकर के जनता का भी स्पष्ट मत है और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट नजरिया है। हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम करते हैं और हमारा वही नजरिया जनता के बीच में बिल्कुल स्पष्ट रूप से जग जाहिर होकर के नीचे तक जा रहा है। विकास जी, जी सुनील जी के हिसाब से 5 सीटें बीजेपी के पाले में जा रही हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोगों का टुकड़ा साफ होने जा रहा है। बिल्कुल स्पष्ट है कि इन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 100% विजय हासिल करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आम जनमानस का विश्वास और उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को आज भी मिल रहा है और बदस्तूर जारी है। इसका मूल में आप जाइए स्नेहा जी, मैंने एक छोटा सा विषय अभी आपको परिवारवाद का बताया। अब इसके बाद अगर चले जाइए तो हमने सत्ता की रेवड़ियां नहीं बांटी स्नेहा जी, हमने अपने लोगों को सत्ता में आने के बाद फायदा नहीं पहुंचाया, हमने चौकी कोतवालियों की गोली नहीं लगवाई अपनी सरकार में आने के बाद। आज
कार्रवाई करती है, वरना यादव समाजवादी पार्टी की सरकार ने, स्नेहा जी आपने भी कवर किया होगा, लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर सीओ के साथ क्या किया गया था। ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या क्या होता रहा है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का अब कोई जनाधार नहीं बचा है। हाँ, वर्ग विशेष को इकट्ठा करके अपने आप को राजनीतिक दल के रूप में स्थापित कर बनाए रखना, यही मात्र समाजवादी पार्टी के बस का काम बचा है। उत्तर प्रदेश के जनता के दिलों में उनके लिए कोई जगह है नहीं। और मुझे लगता है कि उसमें जो है आज में जी का काम स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कह दिया, जैसा कि हमारे आदरणीय पुनीत त्रिपाठी जी बता रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसा नेता, आप समझिए कि एक तरफ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व है। मैं इस बात को लेकर के संदेह नहीं, पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ शब्द तो ये है, मुंह तो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, लेकिन शब्द और मनसा अखिलेश यादव जी की है। क्योंकि आप देखिए अखिलेश यादव जी ने उन्हें प्रमोशन दिया, और कितना बड़ा प्रमोशन दिया कि बाहर से आए हुए आदमी को उन्होंने अपने यहाँ राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। जिसने रामचरितमानस का घोर अपमान किया उसको 7 स्टार दे दिए अखिलेश यादव ने, 7 स्टार से नवाज दिया और राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने स्पष्ट रूप से देख लिया है समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, क्योंकि इन्हें राम से भी नफरत है और रामचरितमानस से भी नफरत, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने स्पष्ट रूप से देख लिया है समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, क्योंकि इन्हें राम से भी नफरत है और रामचरितमानस से भी नफरत है। आपको याद होगा राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले कौन थे, और जब राम के ग्रंथ रामचरितमानस की जो अपमान करते हैं, उनका महिमा मंडल समाजवादी पार्टी उन्हें राष्ट्रीय सचिव बना करके करती है, उनका सम्मान बढ़ाने का काम करती है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अखिलेश यादव विशुद्ध रूप से गैर सनातनी व्यक्ति हैं, उन्हें अपने धर्म में आस्था नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी के अंतिम सुल्तान साबित होंगे अखिलेश यादव, ये अंतिम सुल्तान साबित होंगे अखिलेश यादव जी। विकास जी, जो आपने पूरा समीकरण अभी तक बताया, उसके हिसाब से क्या माना जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव को पूरा साथ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। मैं आपको बिल्कुल इसमें कहीं दोहराए नहीं है, वरना भारत माता को डाइन कहने वाला कौन था? इसमें आइए, ये पूरा देश जानता है, और वो किस पार्टी का व्यक्ति था ये पूरा देश जानता है। आज रामचरितमानस को लेकर के इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है, मुझे लगता है मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं इसमें आइए आपसे, जो व्यक्ति अपने धर्म का नहीं, अपने वर्ग का नहीं, अपने देश का नहीं, वो किसी का नहीं हो सकता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को देश से माफी मांगने से पहले अखिलेश यादव को इस देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन किया है और ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद से नवाज दिया। अखिलेश यादव जी की स्पष्ट सहमति है इस विषय को लेकर के, और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ा धड़ा है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस कृत्य से शर्मसार हुआ होगा, उसे बिल्कुल हीन भावना आज महसूस हो रही होगी, उसे घुटन महसूस हो रही होगी इस समाजवादी पार्टी में। जी, जहां तक पद्मश्री देने की बात, तो मुझे लगता है कि सरकार के कई पर इसका निर्णय एक समिति करती है, और उस समिति के साथ सरकार उस चीज से आगे जाती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी अपने मास्टर प्लान से समाजवादी पार्टी को एक बार फिर कड़ी टक्कर देने में कामयाब हो जाएगी क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम या चुनाव वाले या चुनाव के समय सक्रिय रहने वाले राजनीतिक दल नहीं, हम हर समय जनता के बीच काम करने वाले राजनीतिक दल हैं, और एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता हमारा जनता से जुड़ा हुआ रहता है। दूसरी चीज बहुत हद तक स्पष्ट है, इसमें पूरे देश में आप सर्वे करा लीजिए, अगर जातिवाद से बाहर की राजनीति करने वाला कोई राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हम कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करते इसमें आगे। दूसरी चीज आप समझ लीजिए, अभी आदरणीय जो है हमारे साथी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर के स्पष्ट कहा है, आप समझिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आज तक क्या किसी और धार्मिक किताब में कोई दखल नजर नहीं आया, कोई कमी नजर नहीं आई? ये स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि वो एक वोट बैंक को रिझाने के लिए रामचरितमानस का अपमान करेंगे, राम को काल्पनिक कह देंगे, राम भक्तों पर गोलियां चलवा देंगे। इस तरीके के काम करवाने के लिए आप ये समझिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को सबसे पहले आकर के इस देश से माफी मांगनी चाहिए थी
जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हो या राम को काल्पनिक कहा हो, क्योंकि कोर्ट से बड़े वो लोग नहीं थे। आज उनकी बात झूठी साबित हो गई, वो झूठे साबित हो गए और उन्हें कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च कोर्ट ने उन्हें झूठा साबित कर दिया। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को आकर के इस देश से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन हठधर्मिता और वोट बैंक की राजनीति देखिए कि उन्होंने इस देश से माफी मांगना तो दूर, उस पर चर्चा भी करना दोबारा नहीं समझा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक कैलकुलेटिव एक्सपेक्ट में अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी को अपने आप आगे बढ़ाती चली गई और जनता के दिलों में हमारी जगह बनती चली गई, क्योंकि हमारा स्पष्ट नजरिया था। हम किसी भी विषय को भटकाने में विश्वास नहीं रखते। इसमें भी लटकाओ, भटकाओ और अटकाओ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी से कोसों दूर रहती है। अन्य राजनीतिक दल करते होंगे, लेकिन हमारा नजरिया स्पष्ट होता है कि जब हमने 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया तो हमने किसी से ये नहीं पूछा कि आप किस जाति धर्म किस वर्ग से हो। जब माननीय योगी जी ने अपने पिताजी की मृत्युपरांत जाने की अपेक्षा ये निर्णय किया कि इस उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मेरे लिए सबसे बड़ी है, और उन्होंने जहां मंदिरों, जहां मस्जिदों में ताले लगवाए कोरोना में, वहां मंदिरों भी उन्होंने बंद कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की काम करने की शैली है। विरोधियों का कहना और सुनना तो अपनी जगह होता है, विरोधियों का काम है बुराई करना और केवल आधा गिलास खाली की चर्चा करना, आधे गिलास भरी की चर्चा करना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आता है और जनता के बीच उस विषय को ले जाना आता है। इसी का परिणाम है कि हम 5 विधान परिषद की सीटें जीतने वाले हैं, क्योंकि इन विधान परिषद की सीटों में आप देखिए कोई शिक्षक एमएलसी की सीट है, कोई स्नातक की सीट है। ये बड़े मैच्योर लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है। और आप इसमें इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की अगर पहली पहचान कोई मानता है तो वो ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी पढ़े लिखों की पार्टी है, समझदार लोगों की पार्टी है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और बड़े मार्जिन से जीतेगी। ठीक है विकास जी, जब पूरी तरीके से बीजेपी की तैयारी की बात होती है तो जहां मास्टर प्लानिंग कही जा रही थी, वहीं इस बार के इस चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट प्लान को लेकर के चर्चा रही है। आखिरकार क्या है ये माइक्रो मैनेजमेंट प्लान? देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट प्लान का सबसे मूल मैं आपको बताऊं कि इसमें आदि आप अपने किसी भी पत्रकार को किसी भी जनपद में, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के मंडल पर, किसी भी बूथ पर, किसी भी शक्ति केंद्र पर आप भेज दीजिएगा और ये देखिएगा कि हमारे यहाँ शक्ति केंद्र और बूथ स्तर तक कार्यकर्ता कितना सक्रिय है। कोई और राजनीतिक दल अगर कहीं दिख जाए इसमें आदि, तो आप जो शर्त लगाने को तैयार है, मैं वो शर्त लगाने को तैयार हूं, क्योंकि मैं नीचे स्तर पर काम करता हूं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के साथ साथ। आप ये समझिएगा कि जब कोरोना आया तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता नंगे पैरों में चप्पल और भूखे पेट को रोटी देने का काम कर रहा था। अन्य दल क्या कर रहे थे इसके मूल में मैं नहीं जाऊंगा। जनता की भावनाएं भी आहत होती है कहीं ना कहीं, जब बार बार उनके जख्मों को कुरेदा जाए और ये कहा जाए कि अखिलेश यादव केवल एसी कमरों में बैठ करके ये गुनाभाग कर रहे थे कि कैसे भी इस वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन करार दे दिया जाए। तो आम जनता को बड़ा कष्ट होता है, तो मैं उनके कष्टों को समझता हूं। इसलिए अखिलेश यादव जी के उस कुकृत्य की मैं चर्चा भी नहीं करूंगा, क्योंकि उनके पार्टी के कार्यकर्ता तो मस्त डोल रहे थे और एसी कमरों में बैठ करके आनंद ले रहे थे कोरोना की छुट्टियों का। भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता नीचे कोरोना में जाकर के एक एक गरीब से ये पूछ रहा था कि भैया रोटी की समस्या तो नहीं है, भैया कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, भैया आपके नंगे पैरों में जब बाहर से लोग आए तो हमने हाईवे पर आपने देखा होगा इतना कि कैसे हमारे कार्यकर्ताओं की आप फेसबुक वॉल, ट्विटर वॉल पे चले जाइए, सैकड़ों ऐसी फोटोज मिल जाएंगे छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े पदाधिकारी की फेसबुक और ट्विटर वॉल पर, कि जहां वो गरीबों की मदद करते हुए, कोरोना में लोगों की मदद करते हुए दिखाई देंगे। क्या कोई और राजनीतिक दल का अगर दिखाओ मुझे बताया जाए। लेकिन ये सारी चीजें ही होती हैं जो हमारे माइक्रो मैनेजमेंट का एक बड़ा हिस्सा होती है। हमारे यहाँ हम कार्यकर्ता कैडर बेस्ड पार्टी है, हम किसी व्यक्ति विशेष बेस्ड पार्टी नहीं है, हम विचारधारा बेस्ड पार्टी है। तो उसी का एक लाभ हमें मिला है। जो हमारा नीचे स्तर का कार्यकर्ता है वो हमारी विचारधारा से जुड़ा है, वो हमारा किसी व्यक्ति से जुड़ा कार्यकर्ता नहीं है। इसीलिए जो पार्टी का आदेश होता है वो हमारा नीचे तक का कार्यकर्ता कर्मा के लेकर के उसमें जी जान से जुटता है और उसे सफल करने का प्रयास होता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में 40 साल के बाद अगर किसी सरकार को दोबारा बहुमत मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है, कहने के लिए छोटा है लेकिन इसका मर्म बहुत बड़ा है। 2027
2027 में मैं गारंटी के साथ कहता हूं अखिलेश यादव की 50 सीटें नहीं आने वाली हैं। लिख लीजिए, मैं अभी इस बात की भविष्यवाणी किए दे रहा हूं, क्योंकि इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है। ये वर्ग विशेष को साध करके राजनीति करना चाहते हैं। इनका स्टंट क्लियर नहीं है, इनकी मनोवृत्ति क्लियर नहीं है। एक तरफ तो ये प्रयागराज में डुबकी लगाते हैं, दूसरी तरफ ऐसे नेताओं को बढ़ावा देते हैं जो रामचरितमानस और भगवान राम का अपमान करते हैं। ठीक है।